इंडिया आयरलैंड में खेलने जा रहा है लगभग 3 साल के बाद। आई थिंक लास्ट टाइम 2023 में खेलने गए थे। ऑलरेडी दोनों टीमों के बीच में 8 टी20 मैचेस हो चुके हैं और हर बार इंडिया ही जीता है। और लास्ट आई थिंक जब वो खेले थे तो 2024 वर्ल्ड कप में खेले थे। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी आयरलैंड, डिफिकल्ट विकेट थी न्यूयॉर्क की, अब सबको याद हो 96 पे ऑल आउट हुई थी। रोहित शर्मा ने अच्छा किया था, पंत भी थे उसमें, बट अब चीज़ें बदल गई हैं। अब इंडिया एक नई यंग टीम के साथ आई है जो स्क्वाड वाइज़ ऑलमोस्ट वही स्क्वाड खेल रहा है जो वर्ल्ड कप के लिए खेला था। हाँ, उसमें ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, कैप्टन बदल चुके हैं, वो चीज़ें चेंज हुई हैं, पर बाकी काफ़ी हद तक लुक सेम है। अगर हम एक पोटेंशियल प्लेइंग 11 की तरफ देखें, तो इसमें ओपन करते हुए हमें वैभव सूर्यवंशी दिख सकते हैं, उनके साथ अभिषेक शर्मा भी हो सकते हैं और संजू सैमसन। इन 3 ओपनर्स का मुझे लगता है कि शायद उन्हें रोटेशन मिलेगा। नंबर 3 पे ईशान किशन, मुझे लग नहीं रहा है कि अभी के लिए उन्हें ज़्यादा छेड़ने की कोशिश करेंगे, कंसिस्टेंट रन्स उनसे आए हैं, उन्हें रखा जाएगा। 4 पे आपके पास कप्तान साहब होंगे, 5 पे आपके पास अक्षर भी हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, नहीं तो तिलक वर्मा होंगे। 6 पे मुझे लगता है कि अभी दुबे को खिलाया जाएगा, 7 पे वॉशिंगटन और अगर उस हिसाब से 8 पे फिर अक्षर पटेल और 7 पे वॉशिंगटन की जगह आपके पास सूर्ययांश शेडगे भी हो सकते हैं, अगर उन्हें आप गेम टाइम देना चाहते हो कि नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं। उसके बाद 9 पे हर्षद राणा के खेलने के चांसेस पूरे-पूरे हैं क्योंकि इंडिया उन्हें ओडीआई में तो इनफैक्ट नंबर 8 की तरह भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे ग्राउंड्स होंगे, जहाँ पे आप 2 स्पिनर शायद ना खिला पाएँ, तो वहाँ पे आपको हर्षद राणा को ही उस रोल में डेवलप करना पड़ेगा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया उन्हें किस तरह से और ग्रूम करता है। उसके बाद अर्शदीप सिंह हैं, लेफ्ट आर्मर्स एंगल बढ़िया करते हैं टी20 में, नो डाउट आईपीएल उतना बढ़िया नहीं गया था, पर हम सबको पता है कि वो इंडिया के गन बॉलर हैं, तो वो तो डेफ़िनिटली रहेंगे। फिर गुरनूर बरार हैं, उनके साथ प्रिंस यादव हैं, उनमें से कोई एक को खेलने का मौका मिल सकता है। इसके साथ-साथ स्क्वाड में हमारे पास रवि बिश्नोई भी हैं, बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि उनकी जगह बनेगी कहाँ पे? तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपका पोटेंशियल प्लेइंग 11 हो सकता है, 15 का स्क्वाड है, उन सब में से ऑलमोस्ट सबको ही गेम टाइम देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, बट ये कहानी थोड़ी-सी इस तरह से रहेगी। ऑपोज़िशन का भी एक नया कैप्टन आया, टकर आए हैं और उनका मैचअप अगेंस्ट अर्शदीप देखने लायक होगा। थोड़ा-सा पास में लेफ्ट आर्मर्स उन्हें तंग किया है, तो अर्शदीप को कैसे हैंडल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डिफरेंस है कि बेलफास्ट में इंडिया कभी भी पहले नहीं खेला है, तो एक वो नया वेन्यू होने वाला है क्योंकि उससे पहले जब भी मैचेस हुए हैं तो वो डिफरेंट वेन्यूज़ पे हुए हैं, बेलफास्ट में नहीं हुआ है, तो वो एक इंटरेस्टिंग होगा। उसके साथ-साथ में जो वहाँ पे एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके चलते सिक्योरिटी कंसर्न भी आया था। फाइनल क्लियरेंसेस मिल चुकी हैं, पर हाँ, ग्राउंड में माहौल कैसा होगा? क्या इंडियन फैन्स उन सब सिचुएशंस को फेस करते हुए ग्राउंड तक आएँगे या हमें शायद थोड़े खाली कहानी दिखेगी, वो भी इंटरेस्टिंग है। आगे जाके अब एक नया लीग भी आ रहा है ईटीपीएल, तो उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट बेस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आयरलैंड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है उनके लिए और जैसा माहौल इस सीरीज़ में दिखेगा, वो काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि इवन ईटीपीएल को भी स्टार्टिंग में किस तरह का ट्रैक्शन मिलता है। इंडिया की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी इस सीरीज़ से? मुझे नहीं लगता है इंडिया कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रहा है। हाँ, उन्हें थोड़ा वार्म अप मिलेगा इंग्लैंड सीरीज़ से पहले क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ इंटरेस्टिंग है। 2 हेवीवेट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, उनके बीच में भिड़ंत होगी तो उससे पहले इंडिया आयरलैंड को एज़ अ वार्म अप यूज़ कर सकता है। 2018 में भी इंडिया ने ऐसा ही किया था। हर बार इंडिया कोशिश यही करता है कि इस तरह से ही उन्हें वहाँ पे यूज़ करे। तो हाँ, वो देखने लायक होगा। इसके साथ-साथ वैभव सूर्यवंशी को गेम टाइम मिलता है, नहीं मिलता, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 1-2-3 हम इंडिया का काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, बट अब इस तरह के टैलेंट को कहाँ बिठा सकते हैं? एक कहानी और बीच में आ रही है। जिस तरह से 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर के साथ हुआ, वो सीबी सीरीज़ के भी वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स थे, पर धीरे-धीरे वो इंडियन सेटअप से गायब हो गए। ओडीआई क्रिकेट में वो उस एरा के वन ऑफ द बेस्ट बैटर थे, बट एक पाकिस्तान के अगेंस्ट खराब सीरीज़ हुई और वो कंसिडरेशन सेट से बाहर चले गए। क्या ऐसा हम संजू सैमसन के साथ भी होता हुआ देख सकते हैं? क्या उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि अगले 2 सालों को मद्देनज़र रखते हुए कि 2028 में ओलंपिक्स है, 2028 में अगला वर्ल्ड कप है और आपके पास एक अनइमेजिनेबली टैलेंटेड यंगस्टर आ चुका है, जो सबको हैरान करके रखा हुआ है। तो क्या आप उसे जगह देने के चक्कर में अपने एक ऐसे प्लेयर को जिसने आपको अभी-अभी वर्ल्ड कप जितवाया है, साइडलाइन करने का सोचेंगे?
ऐसा नहीं है इंडियन क्रिकेट में ऐसी चीज़ें पहले नहीं हुई हैं, पर इस बार अगर होगी तो बहुत हार्श होगा क्योंकि संजू सैमसन का टी20 रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। नो डाउट आईपीएल उम्मीदों के हिसाब से नहीं गया, बट वहाँ 2 बहुत इनसेन लेवल की हंड्रेड्स आई थी। इनफैक्ट जो मुंबई के अगेंस्ट नॉक था वो वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ द टूर्नामेंट में भी था। पर हैविंग सेड दैट व्हाट वैभव सूर्यवंशी इज़ डूइंग, शायद मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट क्या वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में एक 15 साल के इंसान ने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा। तो ऐसे में एक जनरेशनल टैलेंट जो आपको अगले 20-22 साल तक सर्व कर सकता है, उसे अभी भी आप शेड में रखेंगे या उस फरारी को शेड से बाहर निकाल के मौका देने की कोशिश करेंगे? नो डाउट इंग्लैंड सीरीज़ भी है, वहाँ पे भी इंडिया ने टी20s खेलने हैं, तो वहाँ भी उन्हें कहीं न कहीं मौका मिल सकता है। पर हाँ, ये क्वेश्चन अब इंडियन क्रिकेट को एड्रेस करना पड़ेगा और इसे बहुत ज़्यादा देर तक इग्नोर कर नहीं सकते। आपका इसके बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ क्योंकि हमने बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें पास्ट में भी देखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट अब किस तरफ अपना रुख मोड़ेगा? प्लीज़ पक्का से हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।